लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हो चुका है। 4 जून को रिजल्ट आने को है। तमाम चैनल अपने अपने एग्जिट पोल को दिखा रहे हैं। देश की 543 सीटों में से सबसे चर्चित यदि कोई सीट है तो कैसरगंज की सीट है। इसका सबसे बड़ा कारण 6 बार के सांसद रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रहे लगभग 12 सालों से, और महिला पहलवानों के, हरियाणा के महिला पहलवानों के प्रकरण के बाद यह सीट काफ़ी चर्चा में रही है। इसलिए इस सीट पर लोगों की निगाहें गड़ी हुई हैं। देखो, इसका महत्व इस बात से आप लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नामांकन के एक दिन पहले अपने कैंडिडेट का ऐलान करती है, और जो 6 बार से सांसद बिजभूषण शरण सिंह, इस प्रकरण के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी इन्हें दरकिनार नहीं कर पाती है। जहां पर जिस पार्टी में राजस्थान से वसुंधरा राजे को हटा करके भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाती है, जो कि 10 सालों से मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रही हैं राजस्थान में। शिवराज सिंह चौहान जो इतने वर्षों से मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको हटा करके मोहनलाल यादव को लाया जाता है। रमन सिंह जो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको हटा करके विष्णुदेव सहाय को लाया जाता है। लेकिन क्या खास है, क्या बात है इस सीट पर कि भारतीय जनता पार्टी बिजभूषण शरण सिंह को इग्नोर नहीं कर पाई और उनके बेटे करण भूषण शरण सिंह को टिकट अंतिम समय में, नामांकन के अंतिम तिथि के एक दिन पहले करती है। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि यदि बिजभूषण शरण सिंह को इग्नोर करते तो ये बेहद सक्रिय नेता हैं। यह सीट ही डिस्टर्ब नहीं होती, बल्कि गोंडा, बहराइच, बस्ती, अयोध्या के ये जितने भी क्षेत्र हैं प्रभावित हो जाते, क्योंकि इनके आदमी, इनके एजेंट हर जगह, या इनके कार्यकर्ता हर जगह मौजूद हैं। और आप जानते हैं 65 से ज़्यादा इनके शैक्षणिक संस्थानें हैं, विद्यालय हैं, कॉलेज हैं, और सबसे बड़ी बात ही इस ग्रामीण क्षेत्र है। तो शिक्षा के क्षेत्र में एक छत्र राज है इनका, और कोई न कोई परिवार का बच्चा इनके विद्यालय में पढ़ता जरूर है, मेजॉरिटी ऑफ द चांस। इनके इस नेटवर्क से, और सबसे बड़ी बात इनकी प्रबंधन कला की वजह से, भारतीय जनता पार्टी इन्हें इग्नोर नहीं कर पाई। अब हम आपसे यह बात करते हैं कि विपक्षी पार्टी ने क्यों लास्ट समय तक इंतजार किया अपने कैंडिडेट का ऐलान करने का। विपक्षी पार्टी जो मुख्य मुकाबले में है समाजवादी पार्टी और गठबंधन में कांग्रेस है, उसने इस सीट के लिए लास्ट समय तक इंतजार इसलिए किया कि यदि भारतीय जनता पार्टी बिजभूषण शरण सिंह का टिकट काटती है तो बिजभूषण शरण सिंह 2009 में भी समाजवादी पार्टी से के टिकट से सांसद कैसरगंज से क्षेत्र से रह चुके हैं। तो ज़रूरत पड़ी तो हम इस टिकट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि समाजवादी पार्टी से भी लड़ जाएं, क्योंकि बिजभूषण शरण सिंह के संबंध मुलायम सिंह यादव से बहुत अच्छे थे, और उनके निधन के बाद उनसे उनके अंतिम संस्कार में या उनके घर मिलने भी गए थे और अच्छा संपर्क था। लेकिन अब हम बात करते हैं कि समाजवादी पार्टी ने एक ब्राह्मण चेहरा भगत राम मिश्रा को ही क्यों उन्होंने
टिकट दिया। इसका सबसे बड़ा कारण है बहुत सोच समझ करके टिकट दिया। यदि कोई भी इस क्षेत्र में यदि सबसे ज़्यादा आबादी किसी जाति की है तो ब्राह्मण समाज की सबसे ज़्यादा आबादी है 21%। उसके बाद मुस्लिम आबादी है 18% और यादव जो बिरादरी है उसकी आबादी लगभग 12%। तो आधे से ज़्यादा वोट गणित के हिसाब से समाजवादी पार्टी के भगत राम मिश्रा के तरफ जाता है 52% और वोटिंग यहाँ पर 58% हुआ है। अब हम आपको यह बताने की कोशिश करते हैं कि इस सब के बाद भी यह गणित तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रहा है, लेकिन जो उनके विरुद्ध में है वह विरुद्ध में है यह कि खुद बृजभूषण शरण सिंह, जिनके पुत्र करणभूषण सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, बृजभूषण शरण सिंह 6 बार के सांसद रहे हैं। उनकी पत्नी केतकी सिंह 1 बार सांसद रह चुकी हैं। बेटा उनका गोंडा से विधायक है और राम जन्मभूमि आंदोलन से निकले हुए नेता हैं। जिस सीट से बलरामपुर जो है वह यह सीट है, जब अटल बिहारी वाजपेयी पहला चुनाव लड़े थे तो वो बलरामपुर से लड़े थे और वहाँ से सांसद बने थे। वहाँ बलरामपुर से भी सांसद रह चुके हैं बृजभूषण शरण सिंह। 3 सीटों से बृजभूषण शरण सिंह सांसद रह चुके हैं, गोंडा, बलरामपुर और कैसरगंज। कैसरगंज में 2009 में समाजवादी पार्टी से थे सांसद, 14 में भारतीय जनता पार्टी, 19 में भारतीय जनता पार्टी और लास्ट टाइम में जब भारतीय जनता पार्टी 2019 में चंद्रदेव यादव को लगभग 3 लाख समथिंग वोट मिला था। इनको लगभग भारतीय जनता पार्टी या बृजभूषण शरण सिंह को 5,89,000 या समथिंग करके 80,000 वोट इनको मिला था और 2,61,000 वोट से जीतने में सफलता हासिल किया था। और उस समय समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन था। अब यह देखिए कि दलित, मुस्लिम और यादव कॉम्बिनेशन मिलकर के भी बृजभूषण शरण सिंह को हरा नहीं पाया। इसका सबसे बड़ा कारण है कि बृजभूषण शरण सिंह बिश्नोहरपुर से बिलोंग करते हैं, नवाबगंज क्षेत्र से। यहाँ के लोकल नेता हैं। लोकल नेता होने के कारण शादी विवाह, जन्म मरण या कोई भी किसी भी संकट में ये सक्रिय रहते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, चाहे किसी भी जाति के लोग हों, चाहे किसी भी धर्म के लोग हों। तो इनका खुद का वोट है और सबसे बड़ी बात है विद्यालय है इनके। या ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ के पास लोगों के पास अन्य इतने विकल्प नहीं है सिवाय इनके विद्यालयों में पढ़ने के अलावा। तो जब बच्चे यहाँ पर किसी भी परिवार से कोई बच्चा पढ़ता है तो उस परिवार के लोग भी उनसे जुड़े होते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो यह प्रभाव तो साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन इनके विरुद्ध क्या है? इनके विरुद्ध सबसे विरुद्ध बात है महिला पहलवानों का प्रकरण और ये जातिगत समीकरण, यह इनके विरुद्ध है। और विरुद्ध क्या है कि इस प्रकरण के बाद में उनके बेटे करणभूषण शरण सिंह को टिकट दिया गया और बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दिया गया। तो कुछ प्रभाव पड़ा। वोटिंग के एक दिन पहले इनके कोई या इनके समर्थक या कोई फेसबुक पर ब्राह्मण समाज के प्रति आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था, जो कि लोगों में फैला, जिससे भी कुछ 15 से 20% वोट डिवाइड होने के चांसेस हैं। इस पूरे खेल में सबसे बड़ा ट्विस्ट पॉइंट है यह बदलाव या चेंज ब्राह्मण वोटर,
आप जानते हैं कि पहले उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता रहती थी और कांग्रेस की सत्ता में लगभग ब्राह्मण मुख्यमंत्री ही बनाए जाते थे। इसका कारण क्या है? उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण आबादी अच्छी खासी है। तो आप यह समझिए कि यदि ब्राह्मण वोट 60% भी ब्राह्मण वोट यदि समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो जाता है तो कहानी कुछ भी हो सकती है, पलट सकती है। लेकिन ऐसा होने की संभावना कम है। 40% वोट ही टूटेगा, 60% वोट नहीं टूटेगा। 60% वोट भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण वोट मिलेगा। 40% वोट हो सकता है टूट करके समाजवादी पार्टी में चले जाए। लेकिन यही कॉम्बिनेशन यदि समाजवादी पार्टी को 60% वोट मिल जाए ब्राह्मण समाज के और 40% वोट 40% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले तो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जीत भी सकता है। लेकिन जीत तब तक नहीं सकता जब तक जीतने के लिए इनके एजेंट को साहसी होना होगा। अंत समय तक निगरानी बनाए रखनी होगी। खुद अखिलेश यादव पर इसको नज़र रखना होगा और रिटर्निंग ऑफिसर और पैनी नज़र रखनी होगी। क्योंकि विभूषण शरण सिंह कहते हैं कि मैं हारने के लिए पैदा नहीं हुआ। तो आप इस बात को समझिए और इंतज़ार कीजिए 4 जून को। एग्जिट पोल कभी कभी एग्जैक्ट नहीं होता है। एग्जैक्ट होता है जो वहाँ के लोग या वहाँ के रहने वाले लोग जो बताते हैं। तो भैया जे गोंडा और कैसरगंज से बिलोंग करत है, रहे वाले हैं। आपके ज़िंदगी में यहाँ सुधार तब्बे हुए चाहे कोई भी सांसद बने। आपके यहाँ पर आपके गोंडा क्षेत्र में मजदूर सप्लाई होते हैं। गुजरात, सूरत, मुंबई और दिल्ली जैसे क्षेत्रों में, क्योंकि यहाँ कंपनियाँ नहीं हैं, यहाँ प्लांट और इंडस्ट्री नहीं है। अगर आपन विकास चाहत हो तो ये भी जो भी सांसद बने उनसे कहो कि यहाँ प्लांट लाओ, इंडस्ट्री लाओ, यूनिवर्सिटी लेके आओ, नए रोजगार और उद्यम की व्यवस्था करो, तब आपके कल्याण हुई। इंतज़ार कीजिए 4 जून और 4 जून का के ईवीएम के पिटारे का। तो जो ये सरकारी, मैं फिर भी कहूँगा, सरकारी फाइलों में हमारे गांव के आंकड़े, सरकारी फाइलों में हमारे गांव का माहौल गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। यहाँ पर अस्पताल चाहिए, कोई ना कोई, यदि मैं इस ग्रामीण क्षेत्र में देखता हूँ तो कोई ना कोई व्यक्ति या कोई माता बहन या कोई भाई या कोई बुजुर्ग बीमार रहता है। जो थोड़ा सा भी समर्थ रहता है वो लखनऊ में वो विवश होता है, लखनऊ में इलाज कराने को, क्योंकि गोंडा में कोई अच्छे अस्पताल है ही नहीं। न्यूरो की प्रॉब्लम आ जाए, ब्रेन की प्रॉब्लम आ जाए या किडनी की समस्या हो, हार्ट की समस्या हो, तो ऐसा कोई इलाज की व्यवस्था नहीं हो। चाहे आप सांसद हो, विधायक हो, चाहे डीएम के बच्चे हो, चाहे एसडीएम के हो, कोई व्यवस्था नहीं है। तो भैया गोंडा वाले, आपसे यही रिक्वेस्ट करी था कि यदि वाकई में यहाँ कुछ सुधार चाहत हो तो जो भी सांसद बने उनके समक्ष ये सब बातें रखो। परिवर्तन आएगा, बदलाव दिखेगा। जब आपका बच्चा 18 साल के बाद पहुँचता है और एक ही बच्चा है अगर आपका, तो आप मजबूर होते हो बाहर भेजने में। कितना कष्ट होता है।
यदि रोजगार यहीं पर मिल जाए, प्लांट यहीं लगे हो, इंडस्ट्रियल कंपनी यहीं हो, हम कह रहे हैं 18,000 ही कमाएगा, 20,000 ही कमाएगा, 22,000 कमाएगा, घर के सामने होगा, बेरोजगार तो नहीं होगा। धन्यवाद।